प्रिय मित्रों, आप सभी को नमस्कार। अनुसंधान एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा की तैयारी हेतु सामान्य अध्ययन के पाठ्यक्रम के अंतर्गत 6वीं यूनिट में भारतीय अर्थव्यवस्था का अध्ययन कर रहे हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत योजना आयोग, नीति आयोग, भारत की पंचवर्षीय योजनाएं, मिश्रित अर्थव्यवस्था, कर प्रणाली व गरीबी से संबंधित वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। यदि आपने अभी तक इन वीडियो को नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। मित्रों, आज के इस वीडियो में भारत में बेरोजगारी का अध्ययन करेंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मित्रों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना है। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी प्रतियोगी छात्रों के लिए हमारे चैनल के माध्यम से 1 फरवरी 2025 से सफलता एक्सप्रेस टेस्ट सीरीज का नया बैच शुरू किया जा रहा है और ऐसे प्रतियोगी छात्र जो अभी तक टेस्ट सीरीज में नहीं जुड़ पाए थे वह 1 फरवरी 2025 से जुड़ सकते हैं। चैनल के माध्यम से 2 प्रकार की टेस्ट सीरीज आयोजित की जाएगी। एक सफलता एक्सप्रेस टेस्ट सीरीज, इसमें प्रतिदिन 30 प्रश्न यूनिट वाइज दिए जाएंगे और 1 महीने में संपूर्ण पाठ्यक्रम को कंप्लीट किया जाएगा। वही दूसरी टेस्ट सीरीज का नाम है विजय पथ टेस्ट सीरीज। इसमें प्रतिदिन सामान्य अध्ययन के संपूर्ण प्रश्न पत्र यानी 30 प्रश्न करवाए जाएंगे और यह टेस्ट सीरीज 1 अप्रैल से 10 अप्रैल के बीच में आयोजित की जाएगी ताकि परीक्षा के पहले आप अपनी तैयारी का मूल्यांकन अच्छी प्रकार से कर पाएं। तो ऐसे प्रतियोगी छात्र जो टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं, टेलीग्राम में ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। आप वहां से देख करके और प्रोसेस करके आप जो है टेस्ट सीरीज में शामिल हो सकते हैं। क्योंकि आप जब तक अपनी तैयारी का मूल्यांकन नहीं करते हैं तब तक आप पूरी निश्चितता के साथ, विश्वसनीयता के साथ आप ये नहीं कह सकते हैं कि आपकी तैयारी पूर्ण हो गई है और आप असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में सिलेक्ट हो जाएंगे। यह विश्वास आपको मूल्यांकन से ही होता है। तो आप लोगों को अपनी तैयारी का मूल्यांकन करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप सफलता एक्सप्रेस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक है बेरोजगारी। भारत में बेरोजगारी। सामान्य रूप से बेरोजगारी का आशय उत्पादन कार्य में न लगे होना है। क्या है? उत्पादन कार्य में न लगे होना होता है, परंतु केवल कार्यहीनता से या अप्रयुक्त श्रम शक्ति की मात्रा से ही बेरोजगारी को मापा नहीं जा सकता है, क्योंकि गैर रोजगार की अवस्था भी हो सकता है। बेरोजगार ऐसा व्यक्ति जो योग्य है, कार्य करने का इच्छुक है, कार्य ढूंढ रहा है किंतु उसे कार्य नहीं मिल पाता है, उसे बेरोजगार कहा जाता है। वही दूसरा व्यक्ति जो योग्य भी है और कार्य करने का वह इच्छुक नहीं है, कार्य नहीं ढूंढ रहा है, ऐसे व्यक्ति को बेरोजगारी में शामिल नहीं किया जाता है। वर्तमान समाज में ऐसे भी लोग हैं जिनसे अपनी आजीविका कमाने के लिए कार्य की आशा नहीं की जा सकती है। जैसे बच्चे, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे, उनसे कार्य की आशा नहीं की जा सकती है और वहीं 59 वर्ष से अधिक आयु के पुरुष, जिन्हें वृद्ध कहा गया है, इनसे भी कार्य करने की आशा नहीं की जाती है। श्रम शक्ति के कार्य में न लगे होने वाले अथवा बेरोजगार होने की स्थिति को यहाँ पर 2 रूपों में बांटा गया है। पहला है ऐच्छिक बेरोजगारी और दूसरा है अनैच्छिक बेरोजगारी। इस डायग्राम के माध्यम से आप समझेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं जनसंख्या 2 प्रकार की होती है। एक कार्यशील आयु 15 वर्ष से लेकर के 59 वर्ष तक और दूसरी है गैर कार्यशील आयु। गैर कार्यशील आयु में 2 प्रकार है, बाल जनसंख्या और बुजुर्ग जनसंख्या। बाल जनसंख्या
15 वर्ष से कम आयु के बच्चे, और दूसरी तरफ बुजुर्ग जनसंख्या में 60 वर्ष से अधिक आयु के स्त्री एवं पुरुष शामिल किए जाते हैं। तो किसी भी देश की जो कार्यशक्ति होती है वह मुख्य रूप से 15 से 59 वर्ष की आयु के लोग ही होते हैं। आइए यहाँ पर देखते हैं ऐच्छिक बेरोजगारी। ऐच्छिक बेरोजगारी जब श्रमिक कोई भी उत्पादन कार्य करना ही न चाहते हों या उनको रोजगार प्राप्त करने की कोई इच्छा ही न हो अथवा वे अर्थव्यवस्था में प्रचलित दर पर काम ही नहीं करना चाहते हों और इसलिए वे बेरोजगार हों, तो ऐसे श्रमिकों को ऐच्छिक बेरोजगार कहा जाता है और इस प्रकार की बेरोजगारी को ऐच्छिक बेरोजगारी कहा जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कोई भी श्रमिक उत्पादन कार्य करना ही नहीं चाहता, ऐसे लोगों को ऐच्छिक बेरोजगार कहा जाता है। जो अपनी इच्छा से बेरोजगार बने हुए हैं, उनको कार्य करने की इच्छा नहीं होती, या फिर यहाँ पर अर्थव्यवस्था में प्रचलित दर पर काम, मान लीजिए अर्थव्यवस्था में 300 रुपये की मजदूरी चल रही है और कोई मजदूर है वो कार्य करना जानता भी है, कार्य कर भी सकता है, किंतु वह 300 में कार्य करने के लिए तैयार नहीं है। वो कह रहा है मुझे 1000 में कार्य करूँगा, 500 में कार्य करूँगा, पर 300 में या फिर उससे कम, अगर 300 की मजदूरी अर्थव्यवस्था में चल रही है प्रतिदिन की और कोई व्यक्ति उससे कहता है कि 290 रुपये ले लो और कार्य कर दो, तो वह कार्य करने को तैयार नहीं होता, तो ऐसे व्यक्ति को ऐच्छिक बेरोजगार कहा जाता है। यहाँ पर दिया हुआ है अर्थव्यवस्था में, यहाँ पर आप देख रहे हैं अर्थव्यवस्था में प्रचलित दर पर या फिर उससे थोड़ा कम पर यदि वह कार्य नहीं करना चाहता है तो ऐसे व्यक्ति को ऐच्छिक बेरोजगार कहा जाता है। अर्थव्यवस्था में इस प्रकार की बेरोजगारी को सामान्य बेरोजगारी के रूप में सम्मिलित नहीं किया जाता है, और जब किसी भी देश की बेरोजगारी का मापन होता है तो ऐच्छिक बेरोजगारों को उसमें शामिल नहीं किया जाता है। उदाहरण, अधिक मजदूरी के लिए हड़ताल करने वाले श्रमिक, बेकार लोग, धनी लोग, आलसी लोग, स्वेच्छा से काम ना करने वाले लोग इसमें शामिल किए जाते हैं। ऐच्छिक बेरोजगारी की अवस्था तब होती है जब सक्षम श्रमिक प्रचलित मजदूरी या उससे थोड़ी भी कम मजदूरी में कार्य करना नहीं चाहते हैं। उसको हम क्या कहेंगे? ऐच्छिक बेरोजगार। या तो हड़ताल करने वाले श्रमिक, मजदूरी 300 चल रही है और वो बोल रहे हैं कि हमको 500 रुपये चाहिए, हड़ताल कर देते हैं, या तो फिर कार्य, या तो हमको 500 रुपये दीजिए या तो फिर हम कार्य बंद कर देंगे। ऐसे लोगों को भी ऐच्छिक बेरोजगार कहा जाता है। कुछ आलसी लोग हैं जिनको काम ही नहीं करना है, काम से कोई मतलब ही नहीं है। कुछ बड़े लोग हैं वो घर में बैठ कर के या फिर इधर उधर टहलते रहते हैं, ऐयासी करते हैं। ऐसे लोगों को भी बेरोजगार नहीं कहा जाता है। फिर दूसरा है अनैच्छिक बेरोजगारी। यदि श्रमिक अर्थव्यवस्था में प्रचलित चालू मजदूरी दर पर कार्य करने के लिए तत्पर हो, परंतु उस दर पर भी उसे कार्य न मिले, तो ऐसे लोगों को अनैच्छिक बेरोजगार, और इस प्रकार की बेरोजगारी को अनैच्छिक बेरोजगारी या फिर इसे खुली बेरोजगारी भी कहा जा सकता है। अर्थव्यवस्था में प्रचलित मजदूरी पर वह कार्य करने के लिए तत्पर है, कार्य ढूंढ रहा है, उसके बावजूद भी उसे कार्य नहीं मिल रहा है। ऐसे लोगों को अनैच्छिक बेरोजगार व फिर इस प्रकार की बेरोजगारी को अनैच्छिक बेरोजगारी कहा जाता है। देश की अर्थव्यवस्था में अनैच्छिक बेरोजगारी को ही बेरोजगारी में शामिल किया जाता है। अनैच्छिक बेरोजगारी के प्रकार है यहाँ पर। पहली बेरोजगारी है संरचनात्मक बेरोजगारी, दूसरी है संघर्षात्मक या फिर घर्षणात्मक बेरोजगारी, तीसरा है छिपी बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी या फिर अदृश्य बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी, अल्प रोजगार, खुली बेरोजगारी, और इसके बाद है
ग्रामीण बेरोजगारी, शहरी बेरोजगारी और चक्री बेरोजगारी। तो इनसे संबंधित प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो इन सभी को डिटेल से एक एक करके आप देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। पहली बेरोजगारी है संरचनात्मक बेरोजगारी, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। औद्योगिक क्षेत्रों में संरचनात्मक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाली संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। संरचनात्मक बेरोजगारी दीर्घकालिक होती है। भारत में इस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। भारत में बेरोजगारी का स्वरूप संरचनात्मक बेरोजगारी का ही है। इसके बाद जो दूसरी बेरोजगारी है घर्षणात्मक बेरोजगारी। बाजार की दशाओं में परिवर्तन या फिर हम कहें मांग एवं पूर्ति की शक्तियों में परिवर्तन होने से उत्पन्न बेरोजगारी को घर्षणात्मक बेरोजगारी कहा जाता है। विकसित देशों में इस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। इसको आप अच्छे से याद रखेंगे कि विकसित देशों में इस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। यह बेरोजगारी उस समय विशेष के दौरान उत्पन्न होती है जब श्रमिक एक उत्पादन प्रक्रिया से दूसरी उत्पादन प्रक्रिया की ओर चले जाते हैं, अर्थात विभिन्न व्यवसाय में श्रमिकों की गतिशीलता में अपूर्णता के कारण इस प्रकार की बेरोजगारी उत्पन्न होती है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा तो इसका आप याद रखेंगे कि विकसित देशों में इस प्रकार की घर्षणात्मक बेरोजगारी पाई जाती है। मान लीजिए कि किसी कंपनी में 500 मजदूरों की आवश्यकता है, लेकिन मजदूर 1000 हैं, तो 500 लोगों को बेरोजगार रहना पड़ेगा। इस प्रकार की बेरोजगारी को घर्षणात्मक बेरोजगारी कहा जाता है। और कंपनियों के द्वारा समय समय पर जो है छटनी भी की जाती है, उस समय भी इस प्रकार की बेरोजगारी उत्पन्न हो जाती है। यहाँ पर जब श्रमिक एक उत्पादन प्रक्रिया से दूसरी उत्पादन प्रक्रिया की ओर चले जाते हैं तो भी इस प्रकार की जो है बेरोजगारी उत्पन्न हो जाती है। अब है छिपी, प्रच्छन्न या अदृश्य बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी वह है जिसमें किसी कार्य को करने के लिए जितने श्रमिकों की आवश्यकता है उससे अधिक श्रमिक कार्य में लगे हुए होते हैं। अदृश्य बेरोजगारी उसे कहा जाता है जिसमें लोग देखने में तो काम में लगे होते हैं, परंतु यदि उन्हें उत्पादन प्रक्रिया से अलग कर दिया जाए, हटा दिया जाए, तो कुल उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उत्पादन पूर्ववत रहेगा। भारत में इस प्रकार की जो बेरोजगारी है कृषि क्षेत्र में प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है। जैसे मान लीजिए किसी के पास उदाहरण के तौर पर 1 बीघा खेत है और 1 बीघा खेत में खेती करने में पूरा परिवार लगा होता है। 10 लोग मान लीजिए लगे होते हैं और 10 लोगों में से देखने में तो सभी लग रहे हैं कि सब लोग मेहनत कर रहे हैं और बहुत काम कर रहे हैं। तो अगर 10 में से 10 लोग जब काम करते हैं तब जो है उत्पादन 5 कुंतल होता है उस खेत में गेहूं। लेकिन अगर उनमें जो है 5 लोगों को हटा दिया जाए, उसके बावजूद भी 5 कुंतल गेहूं होता है, तो इस प्रकार की बेरोजगारी को छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। जो 5 लोग उसमें एक्स्ट्रा लगे हुए थे, देखने में तो लग रहा था कि कार्य कर रहे हैं, इनका बहुत महत्व है, लेकिन अगर उनको हटा दिया जाता है तो उत्पादन कार्य में कोई फर्क नहीं पड़ता। इस प्रकार की बेरोजगारी को प्रच्छन्न या छिपी हुई बेरोजगारी कहा जाता है। भारत में कृषि क्षेत्र में इस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। देखने में तो लगता है कि कार्य में लगे हुए हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अगर उनको हटा दिया जाए कार्य से तो उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उत्पादन यथावत रहता है। ऐसी बेरोजगारी छिपी या प्रच्छन्न या अदृश्य बेरोजगारी कहा जाता है। मौसमी बेरोजगारी, इसके अंतर्गत
किसी विशेष मौसम या अवधि में उत्पन्न होने वाली बेरोजगारी को सम्मिलित किया जाता है। भारत में कृषि क्षेत्र में 7 से 8 माह ही काम चलता है तथा शेष महीने खेत में लगे हुए व्यक्तियों को बेकार ही बैठना पड़ता है। कई क्षेत्र ऐसे होते हैं जहां पर मुख्य फसलें जो है साल में एक या दो फसलें ही ली जाती हैं। इसके बाद जो है कृषि क्षेत्र में लगे श्रमिकों को बेरोजगार बैठना पड़ता है। इस प्रकार की बेरोजगारी मौसमी बेरोजगारी कहा जाता है। जैसे अपने यहाँ मुख्य रूप से गेहूं की फसल होती है और गेहूं की फसल करने के बाद गेहूं की फसल अक्टूबर नवंबर से शुरू होती है और अप्रैल में ख़त्म हो जाती है। इसके बाद का जो समय होता है इस बीच में कृषक या फिर मजदूर को बेरोजगार रहना पड़ता है जो कृषि कार्य में लगे हुए होते हैं। ऐसी बेरोजगारी को मौसमी बेरोजगारी कहा जाता है। भारत में कृषि क्षेत्र में इस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। इसके बाद है शिक्षित बेरोजगारी। शिक्षित बेरोजगारी का अर्थ है कि शिक्षित लोग अपनी योग्यता के हिसाब से नौकरी पाने में असमर्थ होते हैं। शिक्षित बेरोजगारी का कारण शिक्षा पद्धति में खराबी, तकनीकी विकास में अनियमितता, जनसंख्या का तेजी से बढ़ना, मांग और पूर्ति में असंतुलन आदि हैं। सिर्फ ये शिक्षित बेरोजगारी के कारण है, लेकिन शिक्षित बेरोजगारी का सबसे प्रमुख कारण आज के डेट में है जनसंख्या का तेजी से बढ़ना। एक अनार 100 बीमार वाली कहावत हो गई है। एक पोस्ट निकलती है, एक पोस्ट के पीछे 1,000 फॉर्म पड़ जाते हैं। तो इस प्रकार की बेरोजगारी शिक्षित बेरोजगारी है। शिक्षा पद्धति में खराबी भी इसका कारण है कि डिग्री तो दे देती है, बीए भी हो जा रहा है, एमए भी हो जा रहा है, आईटीआई भी हो जा रहा है, सारी चीज़ें हो जा रही हैं, लेकिन स्टूडेंट में उस बच्चे में क्वालिटी नहीं होती है। इस कारण से वह शिक्षित होने के बावजूद भी बेरोजगार होता है, क्योंकि डिग्री तो उसके पास होती है लेकिन वो गुणवत्ता नहीं होती जो रोजगार प्राप्त करने के लिए आवश्यक होती है। ऐसी बेरोजगारी को शिक्षित बेरोजगारी कहा जाता है। इसके बाद है अल्प रोजगार। जब एक श्रमिक को जितने समय काम करना चाहिए उससे कम समय के लिए काम मिलता है, अथवा इसे वर्ष के कुछ महीने या कुछ समय के लिए बेकार रहना पड़ता है, अथवा श्रमिक को उसकी क्षमता के अनुसार कार्य नहीं मिल पाता है, तो इस अवस्था को अल्प रोजगार कहा जाता है। जैसे कृषि में लगे हुए श्रमिक। इसके बाद है खुली बेरोजगारी, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। यह बेरोजगारी की एक ऐसी स्थिति है जिसमें श्रमिक काम करने के लिए तैयार होता है तथा उसमें काम करने की आवश्यक योग्यता भी होती है। वह कार्य करने की तैयार भी है और उसमें आवश्यक योग्यता भी है, परंतु उसे कार्य नहीं मिल पाता है, तो इसे खुली बेरोजगारी कहा जाता है। ग्रामीण बेरोजगारी, इसे कृषिगत बेरोजगारी, क्योंकि गांव के अधिकांश लोग कृषि में लगे हुए होते हैं, इसलिए इसे कृषिगत बेरोजगारी या फिर ग्रामीण बेरोजगारी कहा जाता है। शहरी बेरोजगारी, शहरी क्षेत्रों में सामान्यतः खुले किस्म की बेरोजगारी पाई जाती है। पढ़े लिखे योग्य एवं शिक्षित लोग कार्य की तलाश में भटकते रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें काम नहीं मिल पाता है। इस प्रकार की बेरोजगारी शहरी क्षेत्रों में पाई जाती है। इसमें औद्योगिक बेरोजगारी तथा शिक्षित बेरोजगारी दोनों को सम्मिलित किया जाता है। इसके बाद आता है चक्रीय बेरोजगारी, साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। यह बेरोजगारी अर्थव्यवस्था के चक्रीय उतार चढ़ाव के कारण उत्पन्न होती है। तेजी, आर्थिक सुस्ती, आर्थिक मंदी तथा पुनरुत्थान, 4 प्रकार की अवस्थाएं अर्थव्यवस्था में पाई जाती हैं। एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं हैं ये चारों। आर्थिक तेजी की अवस्था में अधिक आर्थिक क्रियाएं होती हैं, उच्च स्तर पर होती हैं तथा रोजगार का सृजन भी बहुत ही उच्च स्तर का होता है। किंतु जब अर्थव्यवस्था में कुल जरूरत घटने की प्रवृत्ति पाई जाती है, अर्थव्यवस्था गिरने लगती है, धीरे धीरे मंदी छाने लगती है, तो ऐसी स्थिति में बेरोजगारी बढ़ जाती है
और जैसे जैसे अर्थव्यवस्था में पुनरुत्थान होता है फिर से लोगों को रोजगार मिलने लगता है और बेरोजगारी कम होती जाती है। 2008 की वैश्विक मंदी में बहुत से श्रमिक बेरोजगार हो गए थे। यह बेरोजगारी सामान्यतः अस्थायी प्रकृति की होती है। आर्थिक क्रियाओं में वृद्धि होने के परिणाम स्वरूप यह बेरोजगारी समाप्त हो जाती है। तो मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से आपने इस बेरोजगारी के सभी प्रकारों को समझा है और मुझे उम्मीद है कि आपको सभी चीज़ें अच्छे प्रकार से समझ में आ गई होंगी। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहां से आप इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। पढ़ाई करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप वीडियो देखें और साथ ही साथ वीडियो को रोक करके नोट्स भी कंप्लीट करते रहें, अपना खुद का नोट्स तैयार करें। लेकिन यदि समय कम है तो कम समय में अधिक तैयारी करने का सबसे अच्छा तरीका है पीडीएफ नोट्स का प्रिंट निकाल लें और वीडियो को चालू करके सामने पीडीएफ नोट्स रखें और एक हाइलाइटर लें। आवश्यक बिंदुओं पर हाईलाइट करते जाएं और इस प्रकार से आपका एक अच्छा नोट्स तैयार हो जाएगा और यूट्यूब वीडियो देखते ही देखते याद भी हो जाएगा। तो इसके बाद अगला है यहाँ पर भारत में बेरोजगारी का आधार। बेरोजगारी भारत की एक प्रमुख आर्थिक तथा सामाजिक समस्या है जिसके कारण भारत में निर्धनता, अकाल, कुपोषण, अल्प पोषण की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इन समस्याओं के अध्ययन एवं मापन तथा समाधान के लिए 1973 में वी भागवती की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। भागवती समिति ने बेरोजगारी के माप के संबंध में 3 अवधारणाओं को प्रस्तुत किया है जिन्हें एनएसएसओ के 73वें चक्र से जो है प्रयोग में लाया जा रहा है। पहला है सामान्य स्थिति, इसे यूएस शॉर्टकट में इसको यूएस कहा जाता है। सामान्य बेरोजगारी में वह श्रम शक्ति सम्मिलित है जिसे पूरे वर्ष भर रोजगार नहीं मिलता है। यह वास्तव में दीर्घकालिक अथवा चिरकालिक बेरोजगारी की सूचक है। यह सामान्यतः उन शिक्षित और प्रशिक्षित क्षेत्रों में पाई जाती है जो कि कोई आकस्मिक कार्य नहीं करते, लंबे समय तक बेरोजगार रहते हैं। ऐसा नहीं कि अचानक से अगर कोई कार्य मिल गया बीच में तो कर लेते हैं, ऐसा नहीं है। ऐसे लोग इसमें शामिल हैं जो लंबे समय तक कार्य नहीं करते हैं या फिर चिरकालिक बेरोजगारी का यह सूचक है। इसमें क्या है, इस स्तर में किसी व्यक्ति को रोजगार तब माना जाएगा जब वह बेरोजगार तब माना जाएगा, यहाँ पर बेरोजगार तब माना जाएगा जब पिछले वर्ष के दौरान एक लंबी अवधि मतलब 183 दिन तय किया गया है, 183 दिन के लिए वह व्यक्ति काम पर नहीं रहा था परंतु कार्य के लिए उपलब्ध था, कार्य खोज रहा था कि उसको कार्य मिल जाए, लेकिन लगातार उसे 183 दिन तक कार्य नहीं मिल पाया। तो ऐसी बेरोजगारी को सामान्य स्थिति बेरोजगारी कहा जाता है। दूसरी बेरोजगारी है चालू साप्ताहिक स्तर पर। इस विधि के अनुसार उन बेरोजगारों को सम्मिलित किया जाता है जिन्हें सर्वेक्षण सप्ताह के अंतर्गत 1 घंटे का भी कार्य नहीं मिलता। यह सर्वेक्षण कार्य एनएसएसओ के माध्यम से कराया जाता है और जो सर्वेक्षण सप्ताह होता है, जिस हफ्ते में सर्वेक्षण कराया जाता है, अगर उस हफ्ते में किसी व्यक्ति को 1 घंटे का भी कार्य नहीं मिलता तो ऐसी बेरोजगारी को CWS के अंतर्गत शामिल किया जाता है। यह सप्ताह में औसत बेरोजगारों की संख्या को प्रदर्शित करता है। इसके बाद है चालू दैनिक स्तर। चालू दैनिक स्तर
इसे CDS भी बोलते हैं, करंट डेली स्टेटस। इस विधि के अनुसार उन बेरोजगारों को सम्मिलित किया जाता है जिन्हें संदर्भित दिन में 1 घंटे भी रोजगार नहीं मिलता है, जबकि वह कार्य करने के लिए उपलब्ध था और कार्य खोज भी रहा था, कार्य के लिए तत्पर था। तो उसको क्या है कि किसी दिन में, उसमें क्या है, जिस दिन सर्वे किया जाता है उस दिन उस व्यक्ति को, जिसको 1 घंटे का भी कार्य नहीं मिलता और वो कार्य खोज भी रहा है, तत्पर भी है कार्य करने के लिए, उसको चालू दैनिक स्तर के अंतर्गत CDS के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। दैनिक बेरोजगार वे हैं जो सप्ताह में कुछ दिन रोजगार युक्त रहते हैं, उसी सप्ताह के शेष दिनों में कार्य की खोज में लगे रहते हैं किंतु उनको कार्य नहीं मिलता है। तो इन तीनों में आपने अंतर देखा है कि पहले सामान्य स्थिति बेरोजगारी में क्या होता है, जिनको साल भर कोई रोजगार नहीं मिलता। इसमें जो है NSSO के द्वारा 183 दिन तय किया गया है। जो व्यक्ति 183 दिन तक, लंबे समय तक कार्य पर नहीं लग पाते हैं, जबकि उनके अंदर योग्यता है, कार्य करने के लिए तत्पर हैं, कार्य वो खोज भी रहे हैं, उसके बावजूद भी उनको कार्य नहीं मिलता, ऐसे व्यक्तियों को सामान्य स्थिति बेरोजगारी के अंतर्गत सम्मिलित करेंगे। दूसरा, चालू साप्ताहिक वर्षक, साप्ताहिक स्तर, सर्वेक्षण सप्ताह में उनको एक भी दिन कार्य नहीं मिलता है, ऐसे बेरोजगारों को CWS के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। और इसमें क्या है, संदर्भित दिन में 1 घंटे का भी रोजगार नहीं मिलता, इसको चालू दैनिक स्तर के अंतर्गत शामिल किया जाता है। इसके बाद बेरोजगारी के संदर्भ में कुछ आंकड़े हैं, इनको आपको याद रखना बहुत जरूरी है। राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण संगठन के 79वें चक्र की रिपोर्टानुसार, 79वें चक्र की रिपोर्ट जो है 2023-24 की रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर सामान्य स्थिति 3.2% पाई जाती है। रिपोर्टानुसार अखिल भारतीय स्तर पर बेरोजगारी की दर कितनी है, 3.2 पाई जाती है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में 2.5 तथा शहरी क्षेत्रों में 5.1 है। इसको आप याद रखेंगे। राष्ट्रीय स्तर पर बेरोजगारी की दर 3.2 है, जिसमें पुरुषों में 3.2 तथा महिलाओं में भी 3.2% बेरोजगारी पाई जाती है। ये तो अच्छी बात है कि 3 पुरुषों में पूछेगा तो भी 3.2, महिलाओं में पूछेगा तो भी 3.2, और राष्ट्रीय स्तर पर सामान्य स्थिति बेरोजगारी पूछता है तो 3.2 ही है, तो आपको याद करने में सुविधा होगी। इसके बाद क्या है, NSSO के 79वें चक्र की रिपोर्ट के अनुसार 2023-24 में अखिल भारतीय स्तर पर साप्ताहिक स्थिति मतलब CWS बेरोजगारी की दर 4.9% है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में 4.2% तथा शहरी क्षेत्रों में 4.7% पाई जाती है। इसी तरह से राष्ट्रीय स्तर पर साप्ताहिक स्थिति बेरोजगारी की दर 4.9% है, जिसमें पुरुषों में 4.8 तथा महिलाओं में 5% बेरोजगारी की दर रिकॉर्ड की गई है। तो ये बेरोजगारी से संबंधित महत्वपूर्ण आंकड़े थे, इनको याद रखना बहुत जरूरी है। तो यदि आप इनको याद करेंगे तो परीक्षा में पूछा जाएगा, आप आसानी से कर पाएंगे। और यहाँ पर कुछ आंकड़े हैं जो आप पढ़ चुके हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 15 से 59 वर्ष की आयु के व्यक्तियों को सामान्य स्थिति बेरोजगारी के अंतर्गत शामिल किया जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं 2023-24 के नवीनतम आंकड़े की बात करते हैं, जो 79वें चक्र के आंकड़े हैं। कब के हैं? 79वें चक्र के आंकड़े हैं, जो NSSO के द्वारा प्रतिवर्ष जारी किए जाते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ग्रामीण बेरोजगारी कितनी है, 2.5 है, और शहरी बेरोजगारी कितनी है, 5.1 है। और पूरी ऑल ओवर अगर देखा जाए तो बेरोजगारी, ऑल ओवर बेरोजगारी 3.2 है, जिसमें पुरुषों में भी 3.2 और महिलाओं में भी 3.2 है।
तो ये आंकड़े आपसे पूछे जा सकते हैं। इनको आपको याद रखना चाहिए कि भारत में बेरोजगारी कितनी प्रतिशत है, ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में, महिला पुरुष को अलग अलग करके भी पूछ सकता है, ऑल ओवर महिला पुरुष और टोटल बेरोजगारी भी आपसे पूछ सकता है। इसको आप याद रखेंगे। इसी तरह से यहाँ पर ये 2023-24 का आंकड़े हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस ग्राफ के माध्यम से यहाँ पर दिखाया गया है। यहाँ पर पुरुषों की है और ये महिलाओं के रूप में इसको दिखाया गया है। और 2017-18 में देखिए बेरोजगारी 6.1 थी पुरुषों में और महिलाओं में 5.6 थी, और यहाँ से घटते घटते बेरोजगारी इस समय 3.2 पर आई है। इस प्रकार से यहाँ पर देख रहे हैं धीरे धीरे भारत में बेरोजगारी की दर घट रही है। तो आपसे जो पूछा जाएगा 2023 और 24 के आंकड़े पूछे जाएंगे, तो आप याद रखेंगे कि भारत में वर्तमान समय में 3.2% बेरोजगारी की दर पाई गई है, जिसमें 3.2 पुरुषों में भी और 3.2 महिलाओं में भी। 2022-23 के भी आंकड़े पूछ सकता है, तो आप इनको भी याद रखेंगे। 2022-23 में 3.3% पाई जाती है पुरुषों में और 2.9% महिलाओं में बेरोजगारी पाई गई है। इसी तरह से साप्ताहिक स्थित बेरोजगारी की जब बात करते हैं, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं भारत में साप्ताहिक स्थित बेरोजगारी की दर 4.9% है। यहाँ पर दिया हुआ है 4.9% है। इसी तरह से इसको भी ग्रामीण और शहरी अलग अलग तथा दोनों को कंबाइन करके भी पूछ सकता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि भारत में साप्ताहिक बेरोजगारी की दर 4.2% ग्रामीण क्षेत्रों में है और 6.7% शहरी क्षेत्रों में है। ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों में 4.4% तथा महिलाओं में 3.9% है। इसी तरह से शहरी क्षेत्रों में पुरुषों में 6% तथा महिलाओं में 8.7% है। ऑल ओवर साप्ताहिक बेरोजगारी की जब बात करते हैं तो 4.9 है, जिसमें पुरुषों में 4.8 तथा महिलाओं में 5 है। तो ये थे बेरोजगारी से संबंधित महत्वपूर्ण आंकड़े, और यहाँ पर भी आप इसको साप्ताहिक बेरोजगारी दर को आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये ग्राफ धीरे धीरे गिर रहा है। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत सा धन्यवाद। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए व अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर करिए। और जो भी प्रतियोगी छात्र टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करें, ताकि आपकी तैयारी का मूल्यांकन अच्छे प्रकार से हो जाए और आप पूरी तरह से आश्वस्त हो जाए कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में शामिल होने के लिए आप पूरी तरह से तैयार हैं। और